बस 2 महीने पहले ही राकेश के पिता की मौत हुई थी। राकेश और उसकी माँ उनके बिना काफी अकेले हो गए थे। तीनों का काफी खुशहाल परिवार था और अब वो खुशहाल परिवार अधूरा पड़ गया था। माँ, कब तक घर के अंदर बैठी रहोगी? 2 महीने से तुमने अपने कमरे और किचन के अलावा और कुछ देखा ही नहीं है। क्या करूं बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इस सैटरडे को घूमने चलोगी मेरे साथ? और तुम्हारा ऑफिस? नहीं, बस एक दिन के लिए। मैंने सुना है शहर में एक नई हेलीकॉप्टर सर्विस चालू हुई है। उस हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरा शहर दिखाई देता है। अच्छा, तब तो फिर बहुत महंगा भी होगा ना बेटा। आप पैसों की चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, आप बस एक बार हाँ बोलो। ठीक है बेटा, चलो इसी बहाने घर से निकल जाऊंगी मैं। दोनों माँ बेटा रेडी होकर हेलीकॉप्टर हैंगर पहुंच गए। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे और उनका हवाई सफर शुरू हुआ। दोनों बहुत खुशी से नीचे देखने लगे। उनका शहर ऊपर से काफी सुंदर दिख रहा था। माँ, क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, आजकल कोई भी बड़ी से छोटी चीज होती है तो तुम्हारे पिताजी याद आते हैं। सोचो, वो होते तो कितने खुश होते कि हमारा बेटा हमें हवाई सफर करा रहा है। हाँ माँ, ये तो सच है कि अगर पिताजी जिंदा होते तो काफी खुश होते। पिताजी, ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। आप सच में वापस आ गए? क्या ये सच है? नहीं सरिता, जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। ये एक जादुई हेलीकॉप्टर है जिससे हर किसी के सपने पूरे हो सकते हैं, अगर वो सच में मन से इच्छा करे तो। तुम दोनों ने मुझे सच्चे मन से पुकारा और मैं आ गया। देखो बेटा राकेश, तुम और तुम्हारी माँ जैसे और कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी सपने को सच करना चाहते हैं। कुछ पल के लिए ही सही। तुम दोनों से मुझे मिलके कितना अच्छा लगा। तुम इस जादुई हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से लोगों की मदद करो बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की ही तरह बाकी दुनिया को भी इस जादुई हेलीकॉप्टर में अपने सपने पूरे करने की खुशी मिलती रहे। मेरी बात मानोगे ना बेटा? जी हाँ पिताजी, बिल्कुल मानूंगा। आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपकी खुशी के लिए कैसे भी इस हेलीकॉप्टर को खरीद ही लेंगे। आपका सपना पूरा करेंगे। राकेश ने अपनी ऑफिस की सारी सेविंग्स और सरिता ने भी अपने घर के सारी सेविंग्स को इकट्ठा करके उस हेलीकॉप्टर को खरीद लिया और लोगों को सवारी कराने लगे। राकेश हर किसी को इस हेलीकॉप्टर की खूबी के बारे में नहीं बताता था। वो पहले अपने पैसेंजर को पूछता था कि उनके सपने क्या हैं और अगर उसे सपने सच्चे लगते तभी वो हेलीकॉप्टर की खूबी बताता था। वो कोशिश करता कि वो गरीबों और ऐसे लोगों को ही सवारी करवाए जिनके पास खुद के सपने पूरे करने का माध्यम नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही एक इंसान आया जो पहले भी हेलीकॉप्टर की सवारी कर चुका था और अपने मनपसंद सिंगर से मिलने का सपना पूरा कर चुका था। आप तो पहले भी सवारी ले चुके हैं ना? जी हाँ, मैंने सोचा और एक बार ट्राई करके देखता हूँ। जी जरूर कीजिए ट्राई। हेलीकॉप्टर चालू हुआ। राकेश और वो आदमी हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल गए। उस आदमी के हाथों में एक गन था और वो राकेश को मारने का प्लान बनाकर आया था। आप ये क्या कर रहे हो? आपने मुझे मार दिया तो आप नीचे कैसे उतरोगे? ऐसी बेवकूफी वाला काम मत कीजिए। बेवकूफी वाला काम तो मैंने उस दिन किया था जब इस हेलीकॉप्टर की खूबी जानते हुए भी इससे उतर गया था। तू मुझे लैंड करेगा और ये हेलीकॉप्टर चुपचाप मेरे हवाले कर देगा, वरना इस बंदूक की एक एक गोली तेरे सर के अंदर होगी। आप ऐसा मत कीजिए, मैं तो बस अपने पिताजी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। हाँ तो कर ली तूने बहुत इच्छाएं पूरी, अब मुझे भी अपनी इच्छाएं पूरी करने दे। मेरी बात मानिए, आप गिर जाएंगे।
राकेश सबसे पास की पहाड़ी पे लैंड करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक तूफान आया और हेलीकॉप्टर काफी जोर जोर से हिलने लगा। वो आदमी इधर उधर झूलने लगा और राकेश को धक्का मारने की कोशिश में खुद उस हेलीकॉप्टर से गिर गया। राकेश ने बहुत कोशिश की उस आदमी को बचाने की, पर उस आदमी की जान से प्यारा उसे वो हेलीकॉप्टर था। पहाड़ी में लैंड करने से पहले ही वो आदमी हेलीकॉप्टर से गिर गया और बेहोश हो गया। एक बहुत छोटे से गांव में कुल मिला के 20-25 घर होंगे। उस गांव पर राजा दीनानाथ का राज चलता था। राजा के 2 बेटे थे, दिबस और नंदन। दिबस अपने पिता के नक्शे कदम पे चल के राज्य चलाना चाहता था। उसे पैसों का लालच था और गांव वालों से नफरत। नंदन अपने पिता और भाई से बिल्कुल उल्टे विचारों का था। उसे ना पैसों से प्रेम था और ना तो वो सत्ता और राज्य चलाना चाहता था। पिताजी, आज नंदन फिर से गांव में पूरा दिन बिता के आया है। हाँ, तो तुमको साथ में नहीं ले गया था ना? मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? नंदन, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम राजा के बड़े बेटे हो। एक राजा और राज्य के लोगों में अंतर रखना बहुत जरूरी है। कल को वो तुम्हें एक राजा नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की नजरों से देखने लगेंगे। पिताजी, मैं एक सामान्य इंसान ही हूँ। आप इस दिवस को बना देना राजा। वैसे भी इसे बड़ा शौक है राज्य चलाने का। तुम्हारा दिमाग ठिकाने रहता तो तुम्हें भी शौक होता राजा बनने का, पर तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। पिताजी, गांव वालों को एक राजा नहीं बल्कि एक मित्र की जरूरत है जो उनकी दुविधाएं समझे और उनके साथ मिलके गांव को आगे बढ़ाए। नंदन, हम पिछले 50 साल से यहाँ एक राजा हैं। हमें मत सिखाओ कि इस गांव को किसकी जरूरत है। नंदन, चलो, पिताजी बुला रहे हैं। उनके कोई दोस्त आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, महल में आने से पहले नहा लेना, वरना इन गांव वालों की जैसे बदबू आएगी तुमसे। दिवस बाबू, कहो तो तुम्हें भी गोबर के पानी से नहला दें। चुप, सब के सब चुप हो जाओ। नंदन, पिताजी ने कहा है तुमको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। तुम जाओ, अभी मैं यहाँ काम खत्म करके आता हूँ। बाबा जी, आप इस गांव में पहली बार आए हो? हाँ बेटा, इन खेतों में खाना ढूंढते हुए फिर रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अपने खेत से कुछ दे देता हूँ। बेचारे गांव वालों के पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है और फिर भी वो आपको कभी मना नहीं करते। अच्छे हैं इस गांव के लोग। जी हाँ, बहुत प्यारे हैं सब। बेटा, तुम कौन हो वैसे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कुमार है। मैं इस राज्य के राजा का बड़ा बेटा हूँ। आपको अभी भूख लगी है तो आप मेरे खेत से जो खाना है खा लीजिए और उसके बाद मेरे साथ महल में रात गुजार सकते हैं। ये खेत तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या ये सारा काम तुमने किया है? जी हाँ। बेटा, तुम नहीं बताते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम राजा के बेटे हो। तुम मुझे अपने पिताजी के पास भी तो भेज सकते थे। पिताजी का पैसा उनका खुद का है, मैं उनके पैसे खर्च नहीं कर सकता। आपने मुझसे मदद मांगी और मेरे पास अपना कहने को सिर्फ ये खेत ही है, इसलिए मैं इस खेत से आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो जो मांगना है। पुजारी जी, अगर सच में कोई वरदान दे सकते हो तो इन गांव वालों की जिंदगी खुशहाल बना दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में एक भी बच्चा भूखे पेट ना सोए
और कोई भी पैसों के लिए ना रोए। तथास्तु बेटा, सदा खुश रहो। चलिए अब हम महल चलते हैं। पुजारी जी कहाँ गायब हो गए? हर सुबह की तरह नंदन अपने खेत के लिए निकल पड़ा। गांव वाले नदी के बराबर खड़े होकर बातें कर रहे थे। काका, क्या हो गया? नदी में गांव वालों का मेला क्यों लगा है? नंदन बेटा, कोई चमत्कार हो गया है। हमारे गांव से बहने वाली नदी में पेट्रोल बह रहा है। क्या आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे खुद चल कर देख लो। काका, ये तो सच में पेट्रोल है। इसका इस्तेमाल करके हम गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या नंदन बेटा? हम लोग क्या ये अजूबा दिखाने के लिए दूसरों से पैसे ले सकते हैं? नहीं काका, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस पेट्रोल की नदी से आपके साथ साथ आपकी 3 पीढ़ी भी पैसा कमा सके। नंदन ने रात में गांव में एक पेट्रोल पैकेजिंग कंपनी खोल ली और गांव का हर एक इंसान इस कंपनी में काम कर रहा था। गांव वालों को हर हफ्ते पैसे मिलते थे। गांव वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। सबके पास अब घर, गाड़ी और बंगला था। राजा और दिबस से ये देखा नहीं गया और उन्हें भी इस पेट्रोल की नदी से फायदा कमाना था। पिताजी, हम नदी से एक सीक्रेट पाइपलाइन बिठा देते हैं जिससे पेट्रोल डायरेक्टली हमारे घर के नल तक आएगा। उसके बाद हम पेट्रोल पैक करके दुगने दाम में बेच सकते हैं। अरे लगता है पेट्रोल की नदी सूखने वाली है नंदन बेटा। खैर, हमने नदी से इतना तो कमा लिया है कि गांव वालों के पास अब अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने के लिए काफी पैसा बच गया है। जी काका, राजू के पास नई ट्रैक्टर आ गई है। हेमू ने अपनी नई दुकान खोल ली है। चाची ने अपना खेत बड़ा कर लिया है और आपको भी तो नया घर मिल गया है। बेटा, जितना मिला है उतना काफी है। लालच करके मैं अपनी खुशी नहीं गंवाना चाहता हूँ। उधर राजा और दिबस को नदी सूखने की वजह से डर लगने लगा था। मूर्ख राजा ने सोचा कि पेट्रोल में पानी मिलाकर अपने ग्राहक को बेच देगा, लेकिन कुछ समय बाद उनके ग्राहकों का कंप्लेंट बढ़ने लगा। एक दिन राजा ने नदी का पेट्रोल वापस लाने के लिए घर पर पूजा रखवाई। घर के सबसे बड़े पेट्रोल के नल के सामने बड़ा सा हवन करवाया। गलती से वो नल खुल गया और पूरे घर में पेट्रोल की पाइपलाइन में आग लग गई और उसमें राजा और दिबस दोनों मर गए। इधर राजा और दिबस के पेट्रोल पाइपलाइन के बंद होने की वजह से नदी फिर से पहले की तरह भर गई और गांव वाले दोबारा से अपनी पैकेजिंग कंपनी से पैसे कमाने लगे और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगे।